खान और मनोहर लाल ने जीप के नजरों से ओझल होते ही रखते सफर बांध लिया। दोनों चुपचाप सड़क के किनारे किनारे चलते गए। खान ने अपनी राय पेश की, हमें अंबाला नहीं जाना चाहिए। मनोहर लाल बोला, बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से किसी नजदीकी स्टेशन से कोई पैसेंजर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं और हाँ, आज शाम हमें दिल्ली की बजाय पंजाब की तरफ जाना पड़े। मनोहर लाल ने उसे अगले प्रोग्राम से भी आगाह कर दिया। खान ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। मनोहर लाल ने समझाया, इस मर्तबा तुम पगड़ी के बगैर ठाकुर बने रहोगे। खान मुस्कुरा कर चुप रहा। 2-2.5 घंटे पैदल चलने के बाद बिलाखिर उन्हें एक रेलवे स्टेशन के आसार दिखाई दिए। मनोहर लाल को अंदाजा था कि अंबाले से शाम के बाद 3-4 पैसेंजर ट्रेनें मुख्तलिफ जंक्शनों तक जाती हैं और वो कोई ना कोई ऐसी ट्रेन पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। खान के लिए ये खुशगवार हैरत बाइस इत्मीनान थी कि इस लाइन पर आने वाले बहुत से रेलवे स्टेशन और उनके गिरदोनिवाह में आबाद देहातों के नाम मनोहर लाल को अजबर थे। उसने खान को दूर ही से स्टेशन की तरफ इशारा करते हुए स्टेशन का नाम और अब तक उनके रास्ते में आने वाले देहातों के नाम भी बता दिए थे और एक कवर स्टोरी भी समझा दी थी जो उसने किसी के इस्तफसार करने पर सुनानी थी। मनोहर लाल ने कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयों पर नजरें दौड़ाते हुए कहा, ट्रेन आने में अभी करीबन आध घंटा बाकी है। खान ने अपनी राय का इजहार किया, मेरे ख्याल में हमें स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले ही पहुंचना चाहिए। मनोहर लाल कुछ सोचते हुए बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो। दोनों खेतों के दरमियान ही एक समाधि को कदरे महफूज जानकर वहीं चले आए। समाधि पत्थरों से बनी हुई थी। उस पर वो एक दूसरे के नजदीक बैठ गए और दोनों वक्त गुजारी के लिए गुफ्तगू का कोई मौजू तलाश करने लगे। खान ने यूं ही मनोहर लाल से पूछ लिया, कुछ सोच रहे हो? वो बोला, कुछ नहीं, तुम तो जानते ही हो हमारे पास सोचने के लिए वक्त होता ही कब है, और अगर कभी कभार ऐसा कुछ वक्त मिल भी जाए तो एक ही सोच होती है। खान ने उसकी बात समझते हुए ठंडी सांस ली। हाँ, इंसान कितना कमजोर होता है, कम से कम मैं तो इस हकीकत का कायल हो चुका हूँ। मनोहर बोला, अब देखो कितना अजीब लगता है ये सब कुछ। कभी कभी तो अपना वतन, घर बार, माँ बाप, भाई बहन इतने याद आते हैं कि रगें टूटने लगती हैं, लेकिन एक सोच मुतमईन कर देती है कि हम उन्हीं के लिए तो यहाँ हैं, उन्हीं की खुशियों के लिए। वो खामोश हो गया। शायद कुछ और कहते हुए वो झिझक महसूस कर रहा था। दोनों चंद सेकंड तक खामोश रहे। फिर खान ने न चाहते हुए भी पूछ लिया, किस शहर के रहने वाले हैं आप? उसकी बात का जवाब मनोहर लाल ने हल्का सा कहकहा लगा कर दिया था, सारे शहर मेरे ही शहर हैं। अब तो यूं लगता है जैसे मेरा वजूद पाकिस्तान के सारे शहरों की मिट्टी का मुरक्कब है। खान समझ गया कि इतने जज्बाती लम्हात में भी मनोहर लाल ने अपनी ट्रेनिंग के उसूल फरामोश नहीं किए और उसे अपनी शनाख्त से आगाह नहीं किया। फिर वो खुद ही खान की खामोशी को महसूस करते हुए बोल पड़ा, मेरा जी न जाने क्यों चाहता है कि तुमसे अपने मुल्क की बातें करूं। हाँ, तुमने लाहौर तो देखा होगा। खान ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं कई दफा लाहौर गया हूँ। उसका जी चाहा कि फौरन उसे बता दे कि यही तो उसका शहर है, लेकिन उसने गोल मोल जवाब देना ही मुनासिब समझा। फिर दोनों लाहौर की बातें करने लगे और बातों का ये सिलसिला लाहौर से ढाका तक फैलता चला गया। वक्त जिसकी गर्दिश रुकती हुई महसूस होने लगी थी, बहुत तेजी से बीत चला था। मनोहर लाल ने ही वक्त की नजाकत का एहसास किया। दोनों उठकर स्टेशन की तरफ चल दिए। गाड़ी आने में मनोहर लाल के अंदाजे के मुताबिक बमुश्किल 5-10 मिनट ही बाकी थे। जब वो उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उनके अलावा बमुश्किल 3-4 सवारियां वहां नजर आ रही थी। स्टेशन के वाहिद प्लेटफॉर्म की दीवार से लगे हुए लोहे के ठंडे बेंचों पर 3-4 आदमी सर्दी में कपकपाते चादरें ओढ़े बैठे हुए थे। प्लेटफॉर्म पर बनी टीन की चादरों में से जर्द बल्बों की रोशनियां वहां कपकपाते हुए अपने होने का जबरदस्ती एहसास दिला रही थी। टिकट बाबू वाली खिड़की में ऐसे ही जर्द बल्ब की रोशनी में एक मरियल सा चेहरा उन्हें दिखाई दिया, जिसने दोनों हाथ कोयलों वाली अंगीठी पर रखे हुए थे। मनोहर लाल ने उसे वहां रुकने को कहा, मैं टिकट ले आऊं, और खुद आगे बढ़ गया। खान उससे कुछ फासले पर ही रुक गया। उसने अपना मुंह टिकट बाबू की खिड़की की तरफ ही कर लिया था। वो उन लोगों के नजदीक जाना नहीं चाहता था। मनोहर लाल ने एक करीबी स्टेशन का नाम लेते हुए टिकट बाबू को 2 आला दर्जे के टिकट देने के लिए कहा और जेब में पैसे निकालने के लिए हाथ डाला। जैसे ही वो टिकट खरीद कर वापस पलटा, अचानक सनसनी सी उसके बदन में तेजी से दौड़ गई। हैंड्स अप, कोई ललकारा और एक पिस्तौल की ठंडी नाली उसकी गर्दन से चिपक गई। मनोहर लाल को अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस होने लगा। उसने किसी मैकेनिकी अमल के ताबे हाथ ऊपर उठा दिए। टिकट बाबू को इल्म ही ना हो सका कि बाहर क्या कयामत टूट पड़ी है। राइट, अगला हुक्म मौसूल हुआ और जब वो दाएं तरफ घूमा तो उसे खान भी उसी हाल में नजर आया। वैसा ही एक पिस्तौल उसकी पसलियों में लगा हुआ था और वो हाथ ऊपर उठाए मस्खरों की तरह दांत निकाल रहा था। खान ने उसे आंख मार कर कहा, मरवा दिया ना उस्ताद। मनोहर लाल फौरन उसका प्लान समझ गया। मनोहर लाल ने बड़ी बारोब आवाज में कहा, इन गधों से शायद पहचानने में कोई गलती हो गई है। बहरहाल अभी इन्हें अपना शौक पूरा करने दो। किसी ने दोनों को गालियां देते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया, बकवास बंद करो। अभी तक वो ढंग से
से उन लोगों की शक्लें नहीं देख पाए थे। ये अंदाजा तो दोनों ने लगा लिया था कि ये लोग एयरफोर्स सिक्योरिटी के हैं और उनके दोनों शिकारों में से शायद कोई एक अंदाजे से पहले होश में आ गया या फिर उस तरफ कोई किसी काम से आया होगा। जब ही तो ये लोग यहाँ पहुंच गए। इस बात का उन्हें आज बखूबी अंदाजा हो चला था कि भारतीय काउंटर इंटेलिजेंस भी काफी होशियार है। दोनों को वो स्टेशन पर बने स्टेशन मास्टर के कमरे में ले आए और दीवार के साथ हाथ उठाकर खड़े होने का हुक्म दिया। चारों उनके सामने कुछ फासले पर खड़े हो गए। सिर्फ एक ने सार्जेंट की वर्दी पहन रखी थी, बाकी सब ने आम कपड़े पहन रखे थे। तुम्हारा तीसरा साथी कहाँ है और वो जीप भी जिसमें तुम आए थे? सार्जेंट ने बड़ी रोबदार आवाज में पूछा। दोनों ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि ये लोग कॉर्पोरल अजय साहनी तक नहीं पहुंचे। अभी तक उन्होंने दोनों की तलाशी लेने का तकल्लुफ भी नहीं किया था। तमीज से बात करो, कौन सा तीसरा साथी? कौन हो तुम लोग? मनोहर लाल का लहजा इतना गंभीर था कि खान उसकी अदाकारी पर दिल ही दिल में अश अश कर उठा। दूसरी तरफ सार्जेंट भी चौंके बगैर न रह सका। तुम कौन हो? इस मर्तबा उसकी आवाज खासी बदली हुई दिखाई दे रही थी। देखो, तुम लोगों का ताल्लुक शायद फौज से है, वरना इस इलाके के किसी सिक्योरिटी या पुलिस वाले की जरूरत नहीं कि वो ठाकुर अमलोक सिंह से इस तरह मुंह फाड़ कर बात कर सके। सार्जेंट ने अपने साथियों की तरफ बारी बारी देखा, फिर उससे मुखातिब हुआ। ज्यादा चालाक मत बनो, वरना। दोनों ने अंदाजा लगाया कि सार्जेंट का लहजा पुर एतमाद नहीं है। मनोहर लाल ने उन पर अचानक ही बड़ा भरपूर नफ्सियाती वार किया और अपने दोनों हाथ गिराकर उससे मुखातिब हुआ। अगर तुम्हारे हाथ माल लग गया है तो खामोशी से अपना हिस्सा लो और चले जाओ, वरना याद रखना कमिश्नर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने माल का पत्ता चारों के दरमियान बड़ी होशियारी से फेंक दिया था। चारों एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गए, लेकिन सार्जेंट जल्द ही संभल गया। अपने हाथ ऊपर उठाए रखो, हम तुम्हारी तलाशी लेना चाहते हैं। सार्जेंट, इस मर्तबा खान की बारी थी। अभी इस शहर में कोई ऐसा माँ का लाल नहीं जना जो ठाकुर नगर के ठाकुरों की तलाशी ले सके। मालूम होता है तुम वर्दी उतरवाने का इरादा कर चुके हो। उसने भी अपने दोनों हाथ नीचे गिरा दिए। सार्जेंट के अलावा शायद तीनों उनके चक्कर में आ गए थे और ये महसूस करने लगे थे कि उन्होंने गलत आदमी पकड़ लिए थे, इसलिए वो कदरे लापरवाह हो गए थे और यही कुछ वो चाहते थे। देखो, अगर तुम लोगों को गलत फहमी हो गई है तो हमारे साथ ठाकुर नगर चलो। यहाँ से 3-4 मील का फासला ही तो है, वरना ये जान लो कि मुफ्त में मारे जाओगे। मनोहर लाल ने आखिरी तीर भी चला दिया जो ऐन निशाने पर लगा। सार्जेंट ने अपने साथियों की तरफ देखा, शायद उनका मशवरा लेना चाहता था। उन लोगों ने आंखों आंखों में कुछ गुफ्तगू की और सार्जेंट उनसे मुखातिब हुआ। ठाकुर साहब, असल में हमें 3 पाकिस्तानी जासूसों की तलाश है जो अभी अभी एक वारदात करके भागे हैं। हम तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन याद रखना तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो हम तुम दोनों को वहीं मौके पर गोली मार देंगे। मनोहर लाल ने कहा, चलो। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक रात के सन्नाटे में रेलगाड़ी के जोरदार विसल की आवाज सुनाई दी। चारों एक लम्हे के लिए गड़बड़ाए और वही लम्हा उन पर कयामत ढा गया। मनोहर लाल सीधा सार्जेंट पर आया था और उसे रगेदता हुआ दीवार तक चला गया। खान की टांग दूसरे पिस्तौल वाले की कनपटी पर इस जोर से चली थी कि उसे दोबारा संभलने की मोहलत न मिल सकी। बाकी तीनों के संभलने तक दोनों पिस्तौलों पर खान और मनोहर लाल काबिज हो चुके थे। खबरदार, खान ललकारा, अपने हाथ उठाओ और मुंह दीवार की तरफ करके खड़े हो जाओ। दूर से आती ट्रेन के इंजन की आवाज भी अब उन्हें बखूबी सुनाई देने लगी थी। दोनों ने बिजली की सी फुर्ती का मुजाहिरा किया और जैसे ही वो लोग दीवार की तरफ घूमे, उनके हाथ मशीनी अंदाज में चलने लगे। इस मर्तबा दोनों ने कनपटियों को निशाना बनाया। चारों कटे हुए दरख्त की शाखों की तरह एक दूसरे पर ढेर होते चले गए। इस मर्तबा दोनों ने खासे सख्त हाथ दिखाए थे। ट्रेन के स्टेशन तक पहुंचने तक वो कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से उसे कुंडी लगा चुके थे। दोनों बड़े पुरवकार तरीके से चलते हुए ट्रेन की तरफ आए। इस ट्रेन में शायद 2-3 बोगियां ही आला दर्जे की लगाई गई थी। ट्रेन की रवानगी तक दोनों उसी दरवाजे पर नजरें जमाए खड़े रहे। स्टेशन पर 2-3 सवारियां उतरी थीं और कमरे के मुखालिफ समत में उस रास्ते पर गामजन हो गईं जिस रास्ते पर चलकर वो यहाँ तक पहुंचे थे। सवार होने वाले वो दोनों ही थे। गाड़ी यहाँ बमुश्किल 2 मिनट ही ठहरी थी, लेकिन ये 2 मिनट सदियों पर भारी थे। जैसे ही गाड़ी ने रवानगी का विसल दिया, उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे एक बड़ा बोझ उनके दिलो दिमाग पर से उतर गया हो। दोनों जिस डिब्बे में दाखिल हुए वो बिल्कुल खाली पड़ा था। एक बर्थ पर ट्रेन का एक गार्ड पड़ा ऊँघ रहा था। उनकी शक्ल पर नजर पड़ते ही वो बिल्कुल नर्वस हो गया। पहले तो वो उठकर खड़ा हुआ, घबराहट उसके चेहरे से आया थी।
बिल्कुल यूं जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसके दोनों हाथ बेख्तियार बंधे और उसने दोनों को जय हिंद कहकर प्रणाम किया। बेचारा दोनों को आला सरकारी अफसर समझ रहा था। जवाब में खान ने सर हिलाकर बड़ी नखवत से उसके सलाम का जवाब दिया और दोनों बड़े पुरवकार अंदाज में एक बर्थ पर बैठ गए। गार्ड ने दांत निकालते वहां से निकल जाने ही में आफियत समझी। गाड़ी ने आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए अब रफ्तार पकड़ ली थी और दोनों खुद को कदरे हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। गाड़ी करीबन 1 घंटे बाद अगले स्टेशन पर रुकेगी। मनोहर लाल ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, मेरे ख्याल से हमें वहीं उतर जाना चाहिए, हम वहां से अलग हो जाएंगे। आखिर में उसने अपना फैसला भी सुना दिया। ठीक है, खान ने बददिली से कहा। वो खौफजदा तो नहीं था, लेकिन ये जरूर चाहता था कि अभी उसका दोस्त उससे अलग न हो। वो उससे दोबारा अपने पाकिस्तान की बहुत सी बातें करना चाहता था। मनोहर लाल ने उसे रास्ते में आने वाले देहातों, रेलवे स्टेशनों और बसों के अड्डों के नाम बताने शुरू कर दिए। उसने खान को बहुत सी महफूज सर्विसेज का इदराक भी करवा दिया और ये भी समझा दिया कि इन गाड़ियों और बसों की रवानगी के औकात क्या हैं। उसको उस इलाके के चप्पे चप्पे से मुताल्लिक इतनी मालूमात हासिल थीं जैसे वो वहीं पला बढ़ा हो। खान अंदाजा कर सकता था कि कितनी अहम शख्सियत उसके हमरिकाब है। जो शख्स इतनी मालूमात इस इलाके से मुताल्लिक रखता था, उसने अपने मुल्क के लिए यहाँ क्या कुछ न किया होगा। कमाल है, ये लोग इतनी जल्दी हमारे सरों पर पहुंच गए। मनोहर लाल ने उसे उदास देखकर खुद ही उसे छेड़ा। खान ने अपनी राय पेश की, हाँ, हमारी रवानगी के कुछ देर बाद ही कोई उस तरफ किसी काम से आया होगा। मनोहर लाल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त बहरहाल महफूज है। खान ने कहा, अब तो वो तुम्हारा दोस्त है, मैंने तो उसको यूरोप में मुलाकात तक राम राम कर दिया है। खान ने भी चाहा कि माहौल में मौजूद तनाव को खत्म होना चाहिए। उसके जवाब में मनोहर लाल सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। खान से रहा न गया, बोला, खुदा जाने अब जिंदगी में मुलाकात हो या ना हो। वो बोला, हाँ, इसका तो इल्म नहीं, लेकिन तुम्हारी रफाकत में गुजरे इस वक्त पर भी मैं हमेशा फख्र करूंगा। तुम वाकई एक बहादुर इंसान हो, एक सच्चे और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। मुझे ये मुलाकात हमेशा याद रहेगी। खान ने कहा, मुझे भी। मनोहर लाल ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुमकिन है अपने अपने मिशन की तकमील के बाद जब हम सुरखरू होकर अपने वतन आए तो एक दूसरे से मिल सकें। खान ने कहा, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं हार गया तो तुमसे कभी मिलूंगा नहीं। मुझे शिकस्त खुर्दा चेहरे के साथ किसी का सामना करते हुए बहुत शर्म आती है। खान ने न जाने क्यों उसे ये बात कह दी। शायद उसके लाशऊर में मौजूद रॉ की प्लानिंग की तबाहकारियां इसका बायस थी। मनोहर लाल बोला, खुदा ना करे तुम कभी नाकाम नहीं लौटोगे। मेरा दिल गवाही देता है तुम जहां कहीं भी जाओगे सुरखरू होकर वापस आओगे। 1 घंटे का दोनों को पता ही न लगा। गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी थी। दोनों स्टेशन पर उतरने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। ये स्टेशन कुछ आबाद रहा करता था। मनोहर लाल अचानक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने बाजू खान की तरफ फैला दिए। खान झटके से उठा और उसके सीने से लग गया। दोनों पर जुदाई के ये लम्हात बहुत शाक गुजर रहे थे। करीबन 1-1.5 मिनट तक वो एक दूसरे के दिल की धड़कनें गिनते रहे। फिर मनोहर लाल ने सरगोशी के लहजे में कहा, मैं तुम्हारी पुरवक्कार वापसी के लिए खुदा से दुआ करता रहूंगा। खान ने कहा, अल्लाह तुम्हें भी अपनी अमान में रखे। तुम्हें खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो मुल्क व कौम की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। इसके साथ ही दोनों अलग हो गए। ट्रेन की रफ्तार अब इतनी कम हो गई थी कि दोनों बआसानी उतर सकते थे। स्टेशन अभी कुछ दूर था जब दोनों एक दूसरे के ताकुब में उतरे और धुंध में अंधेरे की चादर में गायब हो गए। गाड़ी में ऊँघते किसी मुसाफिर के लिए उन्हें देखना मुमकिन ही नहीं था। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि कोई अपने डिब्बे की खिड़की खोलने का हौसला ही नहीं कर सकता था। दोनों ने छलांग लगाने के बाद जमीन से चिपके रहने में ही आफियत जानी और जब ट्रेन गुजर गई तब उठकर खड़े हुए। दोनों की छठी हिस्स किसी पेश आमदा खतरे का सिग्नल दे रही थी। खान ने उससे बगलगीर होते हुए कहा, फी अमानिल्लाह। मनोहर लाल बोला, खुदा हाफिज, और उसकी तरफ देखे बगैर रेलवे लाइन को उसकी मुखालिफ समत से उबूर कर गया। आबिद खान कुछ दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा। धुंध इतनी ज्यादा थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। बहुत जल्द वो उसकी नजरों से ओझल हो गया। खान ने उसकी मुखालिफ समत सफर के लिए इख्तियार की थी। मनोहर लाल के बताए हुए रास्ते उसके दिमाग पर नक्श थे और वो उसी अंदाज के सहारे कोहर की चादर में दूर तक धंसता चला जा रहा था। रेलवे स्टेशन पर मौजूद भारतीय इंटेलिजेंस ने इतनी एहतियात बरती थी कि मकामी पुलिस को भी उनकी आमद से आगाह नहीं किया था। उन्होंने गाड़ी से मुताल्लिक भी कोई हिदायत नहीं दी थी। दोनों पाकिस्तानी कमांडोज के मुताल्लिक वो जानते थे कि ये जरूरत से ज्यादा ज़हीन और होशियार हैं और कोई भी शक पड़ने की सूरत में रास्ते ही में ट्रेन से छलांग लगाकर गायब हो सकते थे। इसीलिए उन्होंने ये कार्रवाई सीगाए राज में रखी थी। ट्रेन के पिछले स्टेशन से रवानगी के बमुश्किल आध घंटे बाद ही स्टेशन मास्टर जब किसी काम से अपने कमरे में गया तो भांडा फूट गया था। एयरफोर्स इंटेलिजेंस ने फौरन वायरलेस के जरिए अगले स्टेशन को खबरदार कर दिया था और ये भी बता दिया था कि दोनों दर्जे अव्वल के डिब्बे में सफर कर रहे हैं।
انہوں نے راستے میں گاڑی روک کر انہیں گرفتار کرنا مناسب نہیں جانا تھا، کیونکہ اندھیرا اور دھند اتنی زیادہ تھی کہ دونوں بآسانی فرار ہو سکتے تھے۔ ان لوگوں کو قوی امید تھی کہ جتنی رازداری سے انہوں نے دونوں کی گرفتاری کا منصوبہ ترتیب دیا ہے، ان کے بچ کر نکل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ٹرین کے پلیٹ فارم میں داخل ہونے سے پہلے ہی مقامی سیکیورٹی کے 15-20 مسلح افراد اعلیٰ درجے کے تینوں ڈبوں کے دونوں اطراف چمٹ گئے تھے۔ لیکن جب وہ ٹرین رکنے پر ڈبوں میں داخل ہوئے تو ناکامی ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بوکھلائے ہوئے سیکیورٹی حکام اپنے ہیڈ کوارٹرز کو دونوں پاکستانی کمانڈوز کے فرار کی خبر سنا رہے تھے، جس کے جواب میں انہیں بے تحاشا گالیاں اور فوراً پھیل کر علاقے کو گھیر لینے کے احکامات موصول ہو رہے تھے۔ ان کے بس میں اگر ہوتا تو ان جاسوسوں کو وہ کچا چبا جاتے، جنہوں نے 2 مرتبہ انہیں زک پہنچائی اور ان کے ہاتھ میں آ کر اتنی آسانی سے پھسل گئے تھے۔ خان ایک مرتبہ پھر موت سے لڑ رہا تھا۔ ایک تھکا دینے والی اور لمبی لڑائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اتنی شدید دھند کے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، اور خان کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتا چلا جا رہا تھا۔ اس بات کا تو اسے بخوبی علم تھا کہ شکاری کتے کی طرح بھارتی سیکیورٹی اس کے تعاقب میں ہے۔ دھند کی چادر گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور خان اسے تائید ایزدی سمجھ رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے باعث اطمینان تھی کہ اس گہری دھند میں وہ لوگ ٹارچوں کی روشنی بھی دور تک نہیں پھینک سکتے۔ اس نے جان بوجھ کر کھیتوں کا راستہ اپنایا تھا، کیونکہ سڑکیں اور دوسرے محفوظ راستوں پر اب تک وہ لوگ پھیل چکے تھے۔ منوہر لال کا سمجھایا ہوا نقشہ اس کے ذہن کے کینوس پر پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اسے یہ تو اندازہ نہیں تھا کہ کس گاؤں میں سفر کر رہا ہے، لیکن یہ ضرور احساس تھا کہ کتنی دیر بعد اسے برساتی نالہ، ریلوے لائن اور دوسرے اہم مقامات کے نزدیک سے گزرنا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو پہلے ان کپڑوں سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ یقیناً اس کے کپڑوں اور حلیے سے ان لوگوں کو آگاہ کر دیا گیا ہوگا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان پر دور دور تک پھیلی سیاہیاں بھارتی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی بدقسمتی پر نوحہ کا نہ تھیں۔ عابد خان کو چلتے ہوئے قریباً 1.5-2 گھنٹے ہو چلے تھے، اور ابھی تک اس کا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ وہ چلتا اور سوچتا جا رہا تھا کہ کس طرح اس صورتحال سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرے۔ گزرے واقعات اس کے ذہن کے پردہ اسکرین پر ایک ایک کر کے رینگ رہے تھے، جب اچانک ایک خیال نے اسے چونکا دیا۔ اسے یاد آ گیا کہ امبالہ میں جب شام کے بعد اس نے ایک زبردست مذہبی جلوس کو گزرتے دیکھا تھا تو منوہر لال نے اسے بتایا تھا کہ جہاں رام سوامی اتسو منایا جا رہا ہے۔ اسے اب تک اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ بھارت میں ہر 50-60 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہندوؤں کا بھگوان بدل جاتا ہے۔ یہاں اتنے بے شمار بھگوان تھے کہ ان کے نام یاد رکھنا کار دارت تھا۔ یہ بھی کسی مقامی بھگوان کا اتسو ہوگا، اس نے سوچا۔ پھر ایک خیال کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا کہ وہ کیوں نہ رام بھگت کا روپ دھار کر اس علاقے سے نکل جائے۔ اسے علم تھا کہ یہاں قریباً ہر گاؤں میں موجود مندر میں لوگ آج جگراتا کر رہے ہوں گے۔ کسی بھی بھگت کے کپڑے ہتھیائے جا سکتے تھے، کسی بھی طرح۔ اس نے سوچا اور اپنی سوچ پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اب کھیتوں کا سلسلہ اس نے چھوڑ دیا تھا اور اپنے حساس کان کسی مندر کے شور کو سننے کی طرف مائل کر رہا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی اس کی مراد بر آئی۔ عورتوں اور مردوں کی ملی جلی بے ہنگم آوازوں کے پس پردہ تاشے چھینے اتنی شدت سے بجائے جا رہے تھے کہ بہروں کے بھی کان کھول دینے کو کافی تھے۔ آواز سے سمت کا اندازہ کر کے اس نے اسی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ دھند کی وجہ سے سامنے کا منظر دور تک تو نظر نہیں آ سکتا تھا، بس وہ آوازوں کے اندازے ہی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر دھند کی اس دبیز چادر سے ایک مندر پر کیے گئے چراغاں کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ مندر کو بجلی کے قمقموں سے سجایا گیا تھا، لیکن دھند میں روشنیاں کچھ دھندلی پڑتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ گاؤں کے باہر بنے مندر سے کچھ فاصلے پر ایک کھیت میں بیٹھا صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ جلد ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ مندر کے نزدیک پھٹکنے کا تو تصور ہی محال ہے۔ اس کی کامیابی صرف ایک ہی صورت میں ممکن تھی کہ کوئی بدقسمت رام بھکت کسی ضروری حاجت سے اس کھیت کی طرف آئے اور وہ اس کا شکار بنے۔ 15-20 منٹ اس جان لیوا انتظار کی بھینٹ چڑھ گئے، لیکن کوئی اس طرف نہ آیا۔ مایوس ہو کر اب خان نے یہاں سے اٹھنے اور مندر سے گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ اٹھنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا جب اچانک اس کے کانوں میں رام رام کی بھنک پڑی۔ خوشی سے اس کا دل بلیوں اچھل پڑا۔ دھند میں اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آواز کی سمت دیکھنا شروع کر دیا۔ جلد ہی اندھیرے میں ایک ہیولا نمایاں ہونے لگا۔ نووارد کے ہونٹ سردی سے کپ کپا رہے تھے اور اس کے منہ سے رام رام بھی بڑی مشکل سے اور بہت بگڑی ہوئی شکل میں ادا
अदा हो रहा था। खान कमाद के खेत में शिस्त लगाए बैठा था। राम भक्त उसके नजदीक आ रहा था। यहाँ तो यूं भी बहुत अंधेरा था। अगर दिन का उजाला भी होता तो भी उसके लिए खान को देखना मुमकिन नहीं था। उसने खुद को छुपाने की खुसूसी तरबियत कमांडो से हासिल की थी और खेत का एक हिस्सा बनकर वहीं बैठा हुआ था। नौवारिद उससे बमुश्किल चंद गज ही आगे गया था जब खान ने बैठे बैठे अचानक अपनी पोजीशन बदली और चीते के से अंदाज में पंजों के बल उछलकर उस पर सवार हो गया। एक तो सर्दी ही ने उसका हाल पतला कर रखा था, ऊपर से खान आसमानी आफत की शक्ल में उसकी गर्दन दबोच रहा था। खौफ के मारे राम भक्त का ये हाल था कि उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल रही थी। दूसरे ही लम्हे उसका शिकार जमीन चाट रहा था। आदमी दरमियानी उम्र का धान पान सा था। उसके गंजे सर पर लटकी बालों की लट उसके ठेठ ब्राह्मणी होने की चुगली खा रही थी। खान ने इसी तरह बेहोश ब्राह्मण को कंधे पर लादा और एक समत को चल दिया। उसने कुछ कर गुजरने से पहले आने वाले वक्त के मुतालिक भी प्लानिंग तय कर ली थी। उसे इल्म था कि उसका शिकार होश में आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा और उसका भांडा फूट जाएगा, और वो नहीं चाहता था कि सुबह होने से पहले उसकी ताज़ा वारदात मंजर आम पर आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।